सीबीएसई छात्रों और अभिभावकों की वर्चुअल बैठक में अचानक शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने परीक्षाएं रद्द होने और उसके असर पर बात की। सीबीएसई ने यह वर्चुअल बैठक 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजों को लेकर फार्मूला निकालने के बारे में बुलाई थी, जिसमें बच्चों और उनके अभिभावकों से चर्चा की जा रही थी। तभी इस वर्चुअल बैठक में शामिल होकर पीएम मोदी ने सबको चौंका दिया। आपको एग्जाम का टेंशन होता है? बिल्कुल समय से इतना बेहतरीन निर्णय ले लिया। कोरोना के संकट को देखते हुए इस साल 12वीं के बोर्ड का इम्तिहान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया था फैसला। महाराष्ट्र में अनलॉक को लेकर सरकार में एक राय नहीं। पहले आदेश में कहा गया कि 18 जिलों में कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन फिर मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि प्रस्ताव विचाराधीन है। महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन मंत्री और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शाम को ऐलान किया कि राज्य के 18 जिलों में कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन रात होते होते सीएम कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि अभी आपदा प्रबंधन विभाग का प्रस्ताव विचाराधीन है, अनलॉक का फैसला नहीं हुआ है। सीएम कार्यालय ने बयान जारी कर कहा है कि महाराष्ट्र के कई ग्रामीण इलाकों में संक्रमण का दर जो है वो अब भी कम नहीं हुआ है। ऐसे में जिला स्तर पर अभी लॉकडाउन जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। जिला स्तर के आंकड़ों का जायजा लेने के बाद सूचना जो है वो जारी की जाएगी। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में 3000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टरों का इस्तीफा। अपनी मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से कर रहे थे आंदोलन। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये वो जूनियर डॉक्टर हैं जिन्होंने नौकरी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर पिछले 4 दिन से कामकाज ठप कर आंदोलन कर रहे थे। हाईकोर्ट ने आज ही इन्हें 24 घंटे में काम पर लौटने को कहा था, लेकिन शाम होते होते इन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। आज हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद हमारा सीधा है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये चीज़ें अगर बनी रही तो जितने भी जो मेडिकल के संगठन हैं पूरे देश में वो हमारे साथ आने के लिए तैयार है। इन डॉक्टरों की वजह से कोरोना मरीजों के इलाज से लेकर तमाम तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। डॉक्टरों की जो 6 मांगे हैं उसमें वो अपना मानदेय की बढ़ोतरी तो चाहते ही हैं, साथ ही कोरोना काल में गांव में ड्यूटी के बॉन्ड से मुक्ति भी चाहते हैं। अब ये सारे डॉक्टर सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर भारतीय तैयारियों की आज प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा। बाद में सीबीएसई के बच्चों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी पीएम मोदी ने ओलंपिक्स की चर्चा की। टोक्यो ओलंपिक के लिए अब 50 दिन रह गए हैं। ऐसे में भारत की कितनी तैयारी है, इस सिलसिले में पीएम मोदी ने ये अहम समीक्षा बैठक की। पीएम ने कहा कि ओलंपिक दल के सभी सदस्यों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर अधिकारियों ने तैयारियों को लेकर पीएम को प्रेजेंटेशन भी दिखाई। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल की ओलंपिक किट और उद्घाटन समारोह की ड्रेस भी दिखाई गई। बाद में सीबीएसई के बच्चों से बात करते हुए पीएम मोदी ने ओलंपिक का जिक्र भी किया। ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों ने कितनी मेहनत की है, कैसी कठिन परिस्थितियों में वो आगे आए हैं, ये जानने से हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अभी भारत की तरफ से कुल 11 खेलों में 100 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है। जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ओलंपिक्स में जाने वाले भारतीय दस्ते के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 5 जून को मनाएंगे संपूर्ण क्रांति दिवस। बीजेपी नेताओं के घर के बाहर कानून की प्रतियां जलाने का ऐलान। 6 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे किसानों ने आने वाले 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाने का ऐलान किया है। पिछले साल 5 जून को ही कृषि कानूनों से जुड़ा अध्यादेश लाया गया था, जो बाद में संसद से कानून बना। इन्हीं कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे हैं। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि 5 जून को बीजेपी नेताओं के घर और दफ्तरों के बाहर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। पिछले 4 महीने से प्रदर्शनकारी किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत नहीं हुई है। हाल में ही किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बातचीत दोबारा शुरू करने की अपील की थी। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने एलओसी पर किसी भी तरह के इमरजेंसी हालातों से निपटने के लिए सेना को तैयार रहने को कहा है। सेना प्रमुख नरवणे 2 दिनों के कश्मीर दौरे पर गए थे।
एलओसी पर भले ही पिछले 3 महीने से शांति है, लेकिन सेना प्रमुख ने भारतीय सेना को पूरी तरह अलर्ट रहने की जरूरत बताई। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शांति समझौते के 100 दिन पूरे होने के मौके पर जनरल नरवणे हालात की समीक्षा करने कश्मीर आए। आज सेना प्रमुख जनरल नरवणे एलओसी की फॉरवर्ड लोकेशन पर भी गए और सेना की ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सैनिकों से मुलाकात की और उन्हें एलओसी और कश्मीर घाटी में शांति बनाए रखने के लिए बधाई दी। इसी साल 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने एलओसी पर शांति को लेकर युद्ध विराम किया था और उसी के बाद से एलओसी पर शांति कायम है। कानपुर में पुलिस की गिरफ्त से हिस्ट्री शीटर को भगाने के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। आरोपियों की तस्वीरें जारी की गईं। बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज। बुधवार को कानपुर में पुलिस के कब्जे से 25,000 के इनामी अपराधी मनोज सिंह को सैकड़ों की भीड़ छुड़ाकर ले गई। इस मामले में बीजेपी के स्थानीय नेता और उसके समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान कर उनकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। जिस मनोज सिंह को भीड़ छुड़ाकर ले गए उसके खिलाफ कानपुर के थानों में पहले से 27 केस दर्ज हैं। बुधवार को वो बीजेपी के नेता नारायण सिंह भदौरिया के जन्मदिन की पार्टी में आया था। पुलिस ने वहीं से उसे पकड़ा, जिसके बाद ये लोग उसे भगाकर ले गए। पूरे घटनाक्रम मोबाइल में कैद है और तेजी से वायरल भी है। इस संबंध में थाना नौबस्ता पर ही 420/21 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। कई सारी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस इस घटना के संबंध में प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर अभियुक्तों की पहचान की जा रही है व आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बीजेपी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए डेयरी चलाने वाले नारायण सिंह भदौरिया को जिला मंत्री दक्षिण के पद से हटा दिया है। इसके साथ ही 3 सदस्यों की समिति जांच करके पार्टी नेतृत्व को एक रिपोर्ट सौंपेगी। जम्मू कश्मीर में बौखलाए मिलिटेंट्स की बड़ी करतूत। दक्षिण कश्मीर के त्राल में बीजेपी पार्षद की गोली मारकर हत्या की। ये गुस्सा और मातम कश्मीर में बीजेपी नेता और पार्षद राकेश पंडिता के घर मन रहा है। राकेश पंडिता कल रात अपने दोस्त के घर गए थे। इसी दौरान गात लगाकर उन पर मिलिटेंट्स ने जानलेवा हमला कर दिया। इलाज के दौरान राकेश ने दम तोड़ दिया। मिलिटेंट्स के हमले में एक महिला के पैर में भी गोली लगी है। अपने नेता की हत्या पर बीजेपी नेता गुस्से में है। आज जहां एक तरफ सारी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया है। इन सभी अपराधी दरिंदे पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। पुलिस के मुताबिक राकेश पंडिता को सुरक्षा मिली हुई थी। उन्हें 2 पीएसओ दिए गए थे, लेकिन जब मिलिटेंट्स ने हमला किया तो उस वक्त पीएसओ वहां नहीं थे, क्योंकि राकेश पंडिता बिना अपनी सुरक्षा लिए ही त्राल गए थे। बिहार में बीजेपी के एमएलसी ने नीतीश कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा। बाहुबली बीजेपी के एमएलसी टुन्नाजी पांडे ने कहा, 2009 के शराब घोटाले में नीतीश कुमार को जेल भिजवाऊंगा। एमएलसी टुन्ना पांडे की गिनती सीवान के बाहुबली नेताओं में होती है। पहले से भी कई तरह के विवादों में रहे टुन्ना पांडे 2 दिन पहले एम्बुलेंस घोटाले को लेकर चर्चा में आए थे, जिसकी जांच हो रही है। अब उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ काफी कुछ कहा है। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। इस बार 3 नंबर में ठेला गए, अब तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। टुन्ना की बयानबाजी से जेडीयू के नेता नाराज हैं। एक्शन होना चाहिए, उसको तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए। और बोलता है वो आदमी कि हम नीतीश कुमार को जेल भेज देंगे। कोई माइका लाल नीतीश कुमार जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है क्या? ये जो उंगली उठा रहा है ना लोग, उस उंगली उठाने वाला का उंगली काट लिया जाएगा। शाहबुद्दीन के समर्थक बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने खुलेआम लालू यादव की तारीफ की और अपने भाई को आरजेडी की टिकट पर विधायक बनवा दिया। अब बीजेपी के साथ रहकर भी नीतीश कुमार के खिलाफ खुलेआम बयान दे रहे हैं। बहुचर्चित फर्टिलाइजर घोटाले के आरोप में बिहार से आरजेडी के सांसद एडी सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। दरअसल विदेशों से आने वाली फर्टिलाइजर में 800 करोड़ रुपए की कमीशन खोरी के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है।
ये है लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा के सांसद अमरिंदर धारी सिंह। कहते हैं कि जब इनका नाम राज्यसभा से सांसद उम्मीदवार के तौर पर सामने आया तो इन्हें आरजेडी के ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। अब प्रवर्तन निदेशालय ने इन्हें अमरिंदर सिंह को विदेशों से आने वाली खाद में हुई दलाली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अमरिंदर धारी सिंह और उनके सहयोगियों ने इंडियन पोटाश लिमिटेड और इफ्को के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर विदेशों से आने वाली खाद को बढ़े हुए मूल्यों पर खरीदा दिखाया और इस बारे में दलाली के पैसे को विभिन्न कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग भी की। इस खरीद फरोख्त में केंद्र सरकार से खाद में मिलने वाली सब्सिडी का पैसा भी लिया गया, जिसके चलते केंद्र सरकार को भी करोड़ों का चूना लगा। अमरिंदर धारी सिंह ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन दुबई की कंपनी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं और इस कंपनी की इस पूरे घोटाले में अहम भूमिका बताई जाती है। इस मामले के तार अगस्ता वेस्टलैंड वीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी राजीव सक्सेना से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कमीशन खोरी के पैसे का लेन देन इनकी कंपनी के जरिए भी हुआ था। ऐसे में और बड़े नामों के खुलासे हो सकते हैं। कोरोना काल में जरूरत की दवाओं की जमाखोरी के मामले में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर ड्रग कंट्रोलर ने अपनी जो जांच रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की है, उसमें गौतम गंभीर फाउंडेशन पर लगाए गए आरोपों को सही पाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में ड्रग कंट्रोलर ने कहा है कि गौतम गंभीर की संस्था गौतम गंभीर फाउंडेशन ने गैर कानूनी तरीके से फेबी फ्लू दवा जमा की, जिसको लेकर उन पर कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच गौतम गंभीर ने फेबी फ्लू दवा जरूरतमंदों को बांटने का ट्वीट किया था। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर इस फाउंडेशन की जांच की गई। शुरुआती जांच में नियमों का उल्लंघन पाया गया है। गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। कोरोना काल के दौरान जिन राजनेताओं और मददगारों ने लोगों की दवा और ऑक्सीजन पहुंचाकर मदद की थी, उनके ऊपर लग रहे जमाखोरी के आरोपों की जांच करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बरसी बीजेपी, मौत के आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। इतने बड़ी तादाद में डेथ सर्टिफिकेट 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करते हैं अप्रैल और मई के महीने में, किंतु जो ऑफिशियल फिगर है, जो सरकारी आंकड़े दिल्ली की सरकार देती है, वो कितना है? वह है 9,916 सर्टिफिकेट। कहां तो 35,000 और कहां मात्र 9,000 सर्टिफिकेट दिए गए हैं दिल्ली सरकार को। एक तरह से अगर ये देखा जाए तो ये 250% इंक्रीज है, 250% इजाफा है संख्या में मृतकों की, जो आंकड़े दिखाए गए और जो वास्तविक संख्या है मृतकों की। देश का इतना बड़ा नेता 15 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा करता है, तो इसका मतलब देश की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास में कोरोना मैनेजमेंट के लिए ना तो कोई विजन है और ना उनकी क्षमता है। बीजेपी ने दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी पर भी सवाल उठाए हैं। वैसे बीजेपी कोरोना से जुड़े हर मुद्दे पर केजरीवाल पर निशाना साधने का मौका नहीं चूक रही है। देश में कम होते कोरोना मामलों के बीच अब भी रोजाना 1.25 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2,500 से ज्यादा है। देश के ज्यादातर राज्यों में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पूरे देश में रोजाना रिपोर्ट हो रहे कोरोना केस अब भी 1.25 लाख से नीचे नहीं आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई है। आज 1,33,953 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो कल से 800 ज्यादा है। कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में 2,897 लोगों की मौत हो गई है। देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। ये सभी राज्य दक्षिण भारत में हैं। मुंबई में आज बीएमसी और सरकारी वैक्सीनेशन केंद्र जो हैं सारे बंद रहेंगे, क्योंकि मुंबई में वैक्सीन की किल्लत हो चुकी है। हम आपको बता दें कि वैक्सीनेशन जो है पिछले 3 दिनों से जो विदेश जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए किया जा रहा था, लेकिन उसके चलते आज गुरुवार है, 3 तारीख है और आज वैक्सीनेशन बंद हुआ। फिलहाल मैं दादर वेस्ट के कोहिनूर स्क्वायर इस इलाके में खड़ी हूँ। यहाँ पे ड्राइव इन वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाती है, यानी कि जो
जो नागरिक है वो यहाँ से जाता है तो वो ड्राइव इन के थ्रू कर सकता है अपनी वैक्सीनेशन, वहीं से सुविधा दी जाती है। लेकिन आज वो बंद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नोटिस लगाया गया है कि 3/6/2021 रोजी लसीकरण केंद्र बंद राहील। ये मराठी में लिखा गया है कि इस तारीख को जो लसीकरण केंद्र है, टीकाकरण केंद्र है, वो बंद रहेगा क्योंकि वैक्सीन की किल्लत हो चुकी है। खबर सामने आई है कि 87,000 वैक्सीनेशन जो है कल आने वाला है, कोविशील्ड आने वाला है और इसके चलते वैक्सीनेशन केंद्र फिर से शुरू हो जाएगा। एमपी के राजगढ़ में खुलेआम उड़ रही हैं कोरोना नियमों की धज्जियां। कोरोना इलाज के नाम पर अंधविश्वास की भीड़, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के उमड़े हजारों लोग। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो मध्य प्रदेश के जिले राजगढ़ के चाटुखेड़ा गांव का है और यहाँ ये भीड़ कोरोना भगाने के नाम पर जुटी है। हुआ ये कि परियों के पानी से कोरोना भगाने की अफवाह फैली तो सैकड़ों लोग मंदिर पहुँच गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने भी सख्त कदम उठाते हुए दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिए हैं। चाटुखेड़ा गांव में कुछ भ्रामक जानकारी के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर के आसपास पहुंचे थे और उन्होंने कुछ भीड़ भी इकट्ठा की थी। इसमें जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अभी कोरोना का कहर पूरी तरह दूर भी नहीं हुआ है और लोग इस तरीके से लापरवाहियां करने लगे हैं। ये लापरवाहियां हम सबको महंगी पड़ सकती हैं, इसलिए प्रशासन को अलर्ट रहना होगा। लॉकडाउन में सैर करने पर फंस गए एक्टर टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी। टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी पर मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज। लॉकडाउन के दौरान मुंबई के बैंडस्टैंड पर घूम रहे थे। फिल्मों में सड़कों पर सैर करते टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी जब मुंबई में लॉकडाउन के बीच सैर करने निकले तो पुलिस ने दर्ज कर लिया केस। दोनों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दोनों कल मुंबई के बैंडस्टैंड पर कार से घूमते हुए मिले थे। बाहर निकलने की कोई बड़ी वजह नहीं बता पाए तो पुलिस ने कार्रवाई की। दोनों पर एफआईआर दर्ज हुआ, जमानत भी मिल गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक दोनों पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये जमानती अपराध की श्रेणी में है। महाराष्ट्र में 15 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ ढिलाई भी दी गई है। व्हाट्सएप पर केंद्र सरकार का गंभीर आरोप। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी को अपनाने के लिए यूजर्स पर दबाव बना रहा है। सोशल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में आज केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा पेश किया। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि व्हाट्सएप गलत तरीके से अपने यूजर्स पर दबाव बना रहा है। पॉलिसी मानने के लिए ग्राहकों को बार बार नोटिफिकेशन भेजा जा रहा है। कानून के मुताबिक ये गलत है। नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप पर आप कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं तो व्हाट्सएप की कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। दावा है कि कंपनी उसे शेयर भी कर सकती है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की है कि व्हाट्सएप के द्वारा भेजे जा रहे इन नोटिफिकेशंस पर तब तक के लिए रोक लगा दी जाए जब तक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है या जब तक दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर कोई अंतिम फैसला नहीं दे देता। देवभूमि उत्तराखंड की बेटियों ने दिखाया दम। उत्तराखंड की एक बेटी ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा। माउंट एवरेस्ट की ये चोटी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंची है और इसी ऊंचाई पर पहुंची है उत्तराखंड की सविता कंसवाल। सविता ऐसा करने वाली उत्तराखंड की पहली और देश की चौथी महिला है। सविता उत्तरकाशी के एक गरीब परिवार से है। उनके पिता किसान हैं। अपनी इस कामयाबी पर सविता ने कहा उनके इस उपलब्धि से देश की बेटियों को आगे बढ़ने का संदेश जाएगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई 8,516 मीटर। दुनिया भर के पर्वतारोही मुश्किल हालातों में चोटी पर पहुंचने के लिए आते हैं। इस चढ़ाई के लिए पहले ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। 2 दिन की देरी के बाद आज मानसून ने देश में दी दस्तक। केरल के तटीय इलाकों में पहुंचे मानसून के बादल। मौसम विभाग के मुताबिक आज मानसून केरल पहुंच गया। मानसून की रफ्तार इस बार 2 दिन लेट है, लेकिन इस बार पूरे देश में अच्छी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। केरल में तो मानसून के आने से पहले कई दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। अगले 3 हफ्ते में मानसून के बादल पूरे देश को कवर करने के लिए आगे बढ़ेंगे।
इस बार ताउते और यास तूफान की वजह से मानसून आने से पहले ही दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में जमकर बारिश हुई। यहाँ तक कि तूफान के कारण बड़े स्तर पर तबाही भी देखी गई।